हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना की जो बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो बुक है क्लास 9th 10th 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो है ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें हिंदी आती है, हिंदी आप इस बुक से करके जाइए। कुछ टॉपिक हैं जो आपको बाहर से करने होते हैं, वो भी वोकेब वाले, है ना, वो भी वोकेब वाले ही करने होते हैं। बाकी सारा मैटर आप इसी बुक से करके जाइए, आपको श्योर क्वेश्चन मिलेगा और एज इट इज़ एग्जाम्पल मिलेगा। जैसा इस बुक में दिया गया है वैसा ही एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इस बुक की आप खुद जानते हैं, क्योंकि एसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन, आप यूँ मान के चलो कि एटलीस्ट 60% जो क्वेश्चन है वो इसी बुक से मिले थे, ठीक है। तो आपको इस बुक को जो है पढ़ना है, इस बुक को ज़रूर पढ़ के जाना है। बाकी 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए तो आपकी ये बुक जो है मोर देन सफिशिएंट है, इस बुक के बाहर नहीं जाएगा। बस आपको जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो विलोम शब्द, ये चीज़ें जो है बाहर से पढ़नी पड़ेगी। जो भी स्टैंडर्ड बुक जो आती है हिंदी की उसमें से ये चीज़ें पढ़ लेना। बाकी पर्यायवाची शब्द जो है इस बुक से बाहर नहीं जाते। अब इस बुक से बाहर कैसे नहीं जाते वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। देखिए, जब आप इस बुक के 2-3 पेज में जो है पर्यायवाची शब्द है उसको पूरा रट लेते हो, पूरा एकदम मतलब लाइन टू लाइन ऐसे याद हो जाता है कि जैसे दिमाग में छप गया। और जब आप उसको रिकॉल कर रहे हो तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बुक के पेज ही हम पढ़ रहे हैं। उस हद तक का जब याद हो जाता ना, तो आप एलिमिनेट करके उस जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहूँगी, क्योंकि ज़्यादा वो करने से जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी इसमें जितने चैप्टर हैं वो सारे मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आज इसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये आप इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्स में सारे चैप्टर दिए गए हैं। और आज इसमें जो है भाषा और व्याकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें वो जो क्वेश्चन नहीं आते कि जो आपके जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। जो आपके शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण कैसे बनते हैं, या फिर जो है स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इन स्वर और व्यंजनों का जो उच्चारण है वो कहाँ कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही लेसन है, मैं पूरा लाइन टू लाइन पढ़ के सुना रही हूँ आप लोगों को, बस आपको सुनना है और जो इम्पोर्टेंट है उसको जो है उतारना है, ठीक है। नोट्स बना लेना, नहीं बनाओ तो इसी को बार बार सुन लेना, वीडियो को 2x पे करके सुन लेना। एक बारी तो ऐसे सीधा सुन लेना और फिर 2x पे करके सुन लेना इसको। तो इसमें है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। बिल्कुल, हम मानव प्राणी हैं तो हमें हमारी बात को जो है समझाने के लिए विचार जो है अपना विचारों का विनिमय करना ही पड़ता है। हम कभी सिर हिलाने से, संकेतों के माध्यम से या अपने विचारों भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं, इशारे से भी कर देते हैं, तो कभी उसे जो है ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार ये प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क में जितने विचार चल रहे हैं वो सारे विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है। और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की जो स्थिति है वो बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता था। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभव से लाभ नहीं उठा सकती थी। अगर भाषा नहीं होती तो हमने जो हमारे पूर्वजों से सीखा है वो हम नहीं सीख पाते। भाषा क्या है? तो भाषा संस्कृत का एक शब्द है, भाष से उत्पन्न हुआ है। भाष धातु है इस भाषा शब्द में, जो संस्कृत का के भाष शब्द से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है ध्वनित होता है।
ध्वनित यानी कि प्रकट करना, यानी कि जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के जो विचार होते हैं उसको बोलकर के प्रकट करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है, जिसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय के साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित है। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता गया और मनुष्य को कठिन चीज़ों से आसान चीज़ों की तरफ मूव करने में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आता है, तो वो जो है संस्कृत जब उन्हें कठिन लगने लगी तो वो पाली पे शिफ्ट हो गए। जब पाली उनको कठिन लगने लगी तो वो प्राकृत पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि शब्दों का जो उच्चारण था वो काफ़ी क्लिष्ट था, मतलब बोलने में काफ़ी जोर आता था, कह सकते हैं इसको कि हमारे मुंह को बहुत ज़्यादा, अभी आप संस्कृत बोल के देखो, है ना, बोलने में कितना कठिन है। तो लोग जो है इसको सरलता की तरफ ले जाते कब ये सारी चीज़ें अपभ्रंश होते होते हम कब जो है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषाएं जिसमें हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती में जो है बट गई ये सारी भाषाएं। ठीक है, वर्ण विचार, ये यहाँ से आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हमने सारा परिचय पढ़ा है कि क्या होती है भाषा, कैसे किस शब्द से बनी है भाषा, कैसे हम जो हिंदी तक पहुँचे, है ना, क्या कि किन मतलब कैसी भाषाओं से गुजर करके हम जो है हिंदी तक पहुँचे हैं। ठीक है, भाषा की मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता देती हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं कि वर्ण विचार क्या चीज़ है। तो वर्ण विचारों के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला तो है वर्ण है, दूसरा शब्द है और तीसरा वाक्य है। तो इसमें वर्ण से स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। देखिए, इसमें नहीं है ये जो मैं बता रही हूँ ना, कुछ चीज़ें इसमें नहीं है बट मैं बता रही हूँ। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। फिर बात करते हैं शब्द की। तो शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी कि सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले। ठीक है, तो शब्द का अर्थ होता है, किसी भी शब्द का हम जब शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है। वाक्य की बात करें तो भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई जो है वो वाक्य होता है। ठीक है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है हम ध्वनि को जो है मानते हैं, ध्वनि होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें हम 2 भागों में बांटा जा सकता है, और पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर की बात करें तो ये ऐसी ध्वनियाँ हैं, याद रखना पूरा जो डेफिनेशन है इसका, क्योंकि शब्दों पे थोड़ा गौर करना, क्योंकि अभी आरपीएससी जो है पूरे शब्द ऐसी ये ऑथेंटिक बुक्स है उन्हीं से उठा रही है। तो मैं सारी ऑथेंटिक बुक करवाने वाली हूँ आपको एक एक करके, बट मैं थोड़ा करवाऊँगी। फिर बाद में जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तब हम जो एक सिंगल वीडियो डालेंगे जिसमें आपकी ये पूरी बुक होगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिसको पार्ट्स में देखना है वो पार्ट्स में देख सकता है, जिसको फुल वीडियो देखना है पूरी मैराथन, वो पूरी मैराथन देख सकता है। ठीक है, तो स्वर की बात करते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। 11 स्वर होते हैं, और 11 कौन कौन से होते हैं? है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। इन्हें जो है हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से? हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से? हार्श स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें हार्श स्वर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हार्श यानी कि छोटा। जिन स्वरों के जो स्वर है जिनके उच्चारण या बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी कि बड़ा, है ना। हार्श यानी कि छोटा, यानी कि जिनमें कम समय लगे। दीर्घ यानी कि बड़ा, यानी कि जिसमें अधिक समय लगे। इन्हें मात्रा के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ये
दो स्वरों का मिलाकर के बनते हैं और इन्हें जो है संयुक्त स्वर भी कहा जा सकता है। जो आपके दीर्घ स्वर है वो दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो ये जो आपके दीर्घ स्वर है या जिन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं वो बनते कैसे हैं। तो इसमें जो है आपके जो संयुक्त स्वर है वो आ है, ये दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि आ कैसे बना है, तो ए और ए के मेल से जो है ए और ए के मेल से आ बनता है। और ई मतलब जो आपकी छोटी ई है उस ई और ई के मेल से जो है बड़ी वाली ई बनती है। ऊ और ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनता है। अच्छा, जो ये ए है वो ए कैसे बनता है, सोचा है ए कैसे बनता है? अरे वही संधि है आपकी ये, है ना। तो ए प्लस ई के मेल से जो है क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ए प्लस ई के मेल से जो है आपका ए बनेगा। इस चीज़ को आप याद रखना। ए या आ और ई के मेल से जो है आपका ए बन जाएगा। फिर बात करते हैं आई की, यानी कि ये बड़ा वाला ए कैसे बनेगा। तो ये आई बनेगा आपके, आई बनेगा जो ए या आ के, ए या आ प्लस ए जो है आपका उसके मेल से जो है ये आई बन जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं ओ की, तो ओ कैसे बनता है? ओ बनता है ए प्लस ऊ के मेल से जो है आपका ओ बन जाता है। और औ कैसे बनता है? तो औ बनता है ए या आ, ठीक है, प्लस ओ जो ओ है उसके मेल से जो है औ बन जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। तो ये आपके दीर्घ स्वर हो गए हैं और मैंने बता भी दिया है कैसे ये बनते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं दी गई है, मैं बता रही हूँ तो आप सुन लो। ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ है कि समझाने के लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स भी कोई हलवा नहीं है कि है ना, जो पढ़ रहे मतलब जो पढ़ रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट, उन्हीं को समझ आती है। जब नए बच्चे इस चीज़ में आते हैं तो उनको थोड़ा कम समझ आता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है जो समझ नहीं आती है, क्योंकि स्कूल्स में तो हम रट्टा मार के कैसे भी आंसर ही तो लिखना होता था। कब जो है हमने इस तरीके से बुक्स को समझा। जैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है बुक्स को जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसा थोड़ी ना स्कूल में पढ़ते थे। तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ को जो है समझिए। फिर बात करते हैं ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की एक मात्रा होती है। ई की जो है इस तरीके के वाली मात्रा होती है। बड़ी ई की ऐसी होती है, ऊ की, फिर बड़े ऊ की, ए की, फिर आई की, ओ की, औ की, ये मात्राएं देख लीजिए। और री की ये मात्राएं होती है। हो सकता है आपसे मात्राएं भी पूछें। अभी अगर किसी ने डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम दिया है ना भाई, ये वाला चैप्टर पढ़ना और फिर उसके बाद जो है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना। यकीन मानिए इसी चैप्टर से जो है दो क्वेश्चन की मैं बता सकती हूँ कि यहाँ से इसी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है। फिर बात करते हैं व्यंजन की। तो जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम कह बोलते हैं तो सिर्फ हम कह नहीं बोल रहे होते हैं, उस कह के साथ ए भी मिला हुआ होता है। इस प्रकार जो है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और इन्हें हम 5 वर्गों स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। यानी कि ये जो पूरे आपके जो व्यंजन हैं उनको हम 5 वर्गों स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों में हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है। 5 वर्ग कौन से? क, च, ट, त, प। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। और ये देख लीजिए, अब इसको आपको ना पूरा पढ़ के जाना है। मतलब कैसे? ये जो क, ख, ग ना, जो हमने बचपन में याद किया था भाई, इसको पूरा याद करना है ना, कि क कब आएगा, ख कब आए, ये तो सब जानते हैं। फिर आगे वाली जो लाइन है जो हम भूल गए हैं अभी, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आने के बाद जब ग्रेजुएशन वगैरह हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ना हमें कंफ्यूज होने लग जाता है कि सच में यही था पहले। जब क्वेश्चन आता है तब ऐसे नहीं होता, जब क्वेश्चन आता है ना तब होता है कि यही था इससे पहले या फिर ये बाद में था, ऐसा थोड़ा हो जाता है। ठीक है। और खासकर ये जो स शब्द है ना, स, तीनों स, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, एक क्या 2-3 क्वेश्चन थे वो, जो उसमें नहीं आते क्या, आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आते ना कि कौन सा वर्ड जो है पहले आएगा, उसमें जो वर्ड है वो दिए गए होते हैं, उसके हिसाब से फिर जो कौन सा लेटर है वो पहले आएगा, उस हिसाब से हमें उसको जो है छांटना होता है कि फिर जैसे ए पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा, ऐसे करके हम उनको अरेंज करते हैं। उसी तरीके का अरेंज करने का मतलब 2 क्वेश्चन जो है डिप्टी जेलर में आए थे। अगर आप इस चीज़ को अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे,
क्योंकि ये मैंने इन चीज़ों को जो है फेस किया है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते ना तो ये जो कक्का है ना वो दिमाग में नहीं रहता, फिर ये लगता है कि पता नहीं कौन सा सकब है, कौन सा सकब है, वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। क की बात करें तो क, ख, ग और घ और न। च वर्ग की बात करें तो इसमें च, छ, ज, झ और न। ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और न। त वर्ग की त, थ, द, ध, न। प वर्ग की प, फ, ब, भ, म। अंत स्वर की बात करें तो य, र, ल, व। ऊष्म स्वर की बात करें तो स, स, ह। अब देखिए ये चीज़ें तो फिर भी नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो एज इट इज़ याद आ जाएगी, पर ये इसमें तो आप मतलब कंफ्यूज होगे। अगर आपको ढंग से आता है ना तो ही आप ऐसे मान लो, अगर कक्का बहुत दिनों से नहीं देखा है ना तो ये वाले जो तीनों से है ना इसमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा से कब आएगा। अब कुछ लोग ऐसे मतलब वो बोलेंगे कि ना ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको तो कोई भी कर सकता है। भाई नहीं होता है ऐसा, जैसा हमें लगता है ना वैसे देखने में तो बहुत ही मतलब आती है, बहुत सारी चीज़ें बहुतों को आती है, पर कंपटीशन में क्या है कि जब आप रिपीट रिवीजन करते हैं ना तभी वो चीज़ें जो है एग्जैक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाते। वरना लगेगा क्वेश्चन कि हाँ पढ़ा हुआ तो है, आता भी है, पर वो सही नहीं होता है। फिर बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। तो इसके अतिरिक्त जो हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी है और ये भी आया था क्वेश्चन, एज इट इज़ क्वेश्चन आया था भाई, एज इट इज़ क्वेश्चन आया था। मतलब इस चैप्टर के बारे में मैं बता रही हूँ, डिप्टी जेलर में इस चैप्टर को लेना, इसी बुक से लेना और क्वेश्चन मिला के देखना, मेरे कहने से मिला के देखना। आपको हिंदी का जो पेपर है ना उसमें से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन था इसमें कि है ना जो संयुक्त ऐसे दिए गए थे, ये 3-4 संयुक्त अक्षर, और उसमें दिया गया था ये किस किस से बना हुआ है। तो जो आपका स से जो क्षत्रिय वाला है वो क और स से बना है। स भी कौन सा, ये थोड़ा सा इस पर फोकस करना। और ना त्र जो है तय और र से बना है। गे जो है आपका गे वाला है ना, ज्ञानी वाला गे, वो ज और न से बना हुआ। तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और टोटल 44 वर्ण तथा 3 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, और एक और है इसमें श्री। अच्छा, कोई बता सकता है ये वाला जो श है वो किससे बना हुआ, वो श्री वाला से वो किससे बना हुआ हो जो है, आप लोग कमेंट करिए। इसका मैं आंसर नहीं देने वाली, इसका जो है नेक्स्ट जो लेसन मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी ना उसमें करूंगी इसका आंसर। अभी आप बताओ, ढूंढ के लेके आओ। ठीक है, या तो मिल ही जाएगा आगे, आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। वर्णों के उच्चारण जो स्थान हैं उनके बारे में बात करें तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों का जानना आवश्यक है कि कौन सा जो वर्ण है कहाँ से बोला जाता है। तो ये पूरा मुख का खेल है। देखिए भाई, मुंह से ही बोले जाएंगे सारे वर्ण और कहीं से मत समझना। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें दिया गया है कि ए, आ और जो क वर्ग है प्लस जो विसर्ग है उसको हम कंठ, कोमल, तालु, ये तो उच्चारण स्थान होगा। ध्वनि कहाँ से निकलेगी, तो ध्वनि निकलेगी कंठे से। ठीक है, ये तो इजी है, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। जानते हो तालु क्या है ना, ये तो जानते ही हो तालु क्या है। नेक्स्ट है कि ई, बड़ी, च वर्ग, ये और स जो है वो कहाँ से बोले जाएंगे, तो ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है और इनका जो ध्वनि, जहाँ से ध्वनि निकलेगी वो तालव्य है। और आपका जो ये है वो अर्ध स्वर भी कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मूर्धन्य की बात करें तो तीसरा है री, ट वर्ग पूरा और फिर र और श, ये मूर्धा से जो है इसका उच्चारण स्थान है और मूर्धन्य से इसकी जो ध्वनि है वो वर्ण की जो ध्वनि है वो मूर्धन्य से होकर के निकलेगी। फिर बात करते हैं मूर्धा क्या चीज़ है, मतलब किसी किसी को नहीं पता होगा। तो मुख के अंदर जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी कि दांतों के ऊपर जो होता है जहाँ जीभ आपकी टच करती है, जिसे हम मसूड़ा बोलते हैं। समझ रहे हो ना, मसूड़ा तो है ना, तो वहाँ उसको मुर्दा बोलते हैं। ये थोड़ा समझ लो क्योंकि किसी को नहीं होता है पता, है ना। जब लोग थोड़ा सा ज्ञानी बन जाते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते उनको फिर भी पता होता है। जब नए नए बच्चे आते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ होती है। फिर बात करते हैं इसकी किलरी, त वर्ग पूरा, उसमें ल और स, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत होता है और ध्वनि जो है वो दंते से होती है। फिर बात करते हैं ऊ और प वर्ग जो है ओष्ठ यानी कि होठों से, और इसका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। ध्वनि जो है ओष्ठ से होकर के निकलती है। फिर आती है अंग, न पूरा अंग,
न और मैं नासिका से बोले जाएंगे और ये नासिके से ही इसकी ध्वनि निकलती है। देख लेना इसको, तो सभी जानते हैं, वो बोलते वक्त इन नाकों से आवाज़ आती है। फिर है जो आपका ए और आई जो है कंठ और तालु, यानी कि कंठ और तालु जो है इसका उच्चारण स्थान है और कंठ तालव्य इसकी ध्वनि यहाँ से निकलती है। ओ और औ की बात करें तो कंठोष्टे है, ये इसका उच्चारण स्थान है और जो है कंठोष्टे जो है इसका क्या है, जहाँ से ध्वनि निकलती है। फिर बात करते हैं वह की, तो दंत और ओष्टे से होकर के निकलता है। दंतोष्टे जो है वर्ण की जो ध्वनि है वहाँ से निकलती है की बात करें तो ये स्वर यंत्र से निकलता है। और अलीजीवा से होकर के इसकी जो वर्ण की जो ध्वनि है वो निकलती है। अलीजीवा क्या, अब अलीजीवा के बारे में क्या, तो अलीजीवा क्या होती है, गले में जो मतलब घंटी होती है ना, ये जो नीचे अगर मुंह खोलते हो तो ये नीचे ऐसे कुछ लटका हुआ सा दिखाई देता है ना, उसको अलीजीवा बोलते हैं। अरे भाई कागलिया जानते हो, ये तो जानते ही होंगे ना, जो गाँव से वो तो जानते ही होंगे। कागलिया जो है बस वहीं से जो है ये इसका जो है वहाँ से निकलती है आपकी है की ध्वनि, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में जो वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान है के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा, यानी कि अंग जो है कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है इसमें। अतः इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और नासिका दोनों होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को हम 8 भागों में बांटा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे कि उच्चारण की दृष्टि से हम व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 8 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसमें स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्य यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, तो ये जो है स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्श करके निकलते हैं। जिसमें जो है आपका क, ख, ग, घ आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ आ जाएगा, त, थ, द, ध आ जाएगा, प, फ, ब, भ आ जाएगा। संघर्षी की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे व्यंजन जो है संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिसमें स, ह, ख, ज, फ ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी की बात करें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला जो भाग है वो संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, च, छ, ज और झ, यानी कि आपका छ वाला वर्ग है ना, न को छोड़ करके छ वाला वर्ग पूरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है ये वाली चीज़ें ना थोड़ी टफ पड़ती हैं। अभी अब आप सोच रहे होंगे टफ कैसे पड़ती है, अभी तो आप याद कर लोगे ना, फिर जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप है ना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किस में था ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नासिकी की बात करें, नाक से सबको पता है न सारे न, और फिर न वाला सच में जो न है वो न, और जो मैं है वो मैं, ये नासिके से होकर के निकलेगा, ठीक है। इसमें जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं पार्श्विक, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व के आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक कहलाते हैं, जिसमें लय आता है। फिर आते हैं प्रकंपित की, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा 2-3 बार कंपन करना पड़ता है जीवा को, वे प्रकंपित कहलाते हैं, जिसमें आपका कौन सा आ जाएगा, र है ना। र तो मतलब बोलने में जीभ ऐसे पूरा वाइब्रेट कर रही है। फिर आते हैं उत्क्षिप्त की, यानी कि जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है, तो वह उत्क्षिप्त यानी कि फेंका हुआ या उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है, जिसमें ड और ढ जो है उत्क्षिप्त ध्वनियों में आते हैं। संघर्षहीन की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है, जिसमें ये और वह आ जाएगा। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये और वह को जो है अर्धस्वर भी कहते हैं, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि यही 2 व्यंजन हैं जो जिनकी गिनती स्वरों में भी होती है।
नेक्स्ट है इसमें कि इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। घोष की बात करें, यानी कि घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी कि स्वर तंत्र में कंपन होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि जो जितने भी सभी वर्ग हैं, उनके अंतिम 3 वर्ण यानी कि जैसे आपका क वर्ग है जिसमें क, ख, ग, घ, न आते हैं, तो उसमें पहले और दूसरे को छोड़ दो, यानी क और ख को छोड़ दो, बाकी जो तीसरे पीछे बच गए ग, घ और न, ये तीनों जो है घोष व्यंजन में आ जाएंगे। यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो इसी में आ जाएगा, किसमें, घोष में आ जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है सभी स्वर जो है घोष में आएंगे और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रख लेना, क्योंकि जब आप गिनने बैठोगे हो सकता है एक आधी ऊपर नीचे हो जाए और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इससे अच्छा आप यहीं से रट्टा मार लो। दिमाग को इतना जोर देना ही क्यों है एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में आए तो सीधा बस क्वेश्चन के टिक मारो, जो आंसर है उसके टिक मारो, बस इतना ही काम करना है। तो 30 याद रख लेना। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और सारे जितने भी स्वर है वो घोष वर्ण में आ जाएंगे। अघोष की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में जो है कंपन नहीं होता है या फिर कोई भी गूंज नहीं होती है, वो अघोष वर्ण होते हैं। इसमें क्या होगा, अभी जो घोष में जितने भी आ गए और उसमें जो बच गए वो अघोष में आ जाएंगे। कौन कौन से, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो जो है आपके अघोष में आ जाएंगे, जिसमें आपका जो क वर्ग है उसका क और ख, च वर्ग का च और छ, है ना, ऐसे करके, और तीनों से, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ण है वो, और तीनों से। ठीक है, समझ गए, यानी कि इस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 3, तो तीनों से, ये थोड़ा याद रख लेना। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 13 होती है, और घोष की कितनी होती है, तो 30 होती है। श्वास वायु के आधार पर जो है हम इनको 2 भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाए, साथ में ये र, ल, व और सभी स्वर जो है ये अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3 और 5। ठीक है, साथ में ये र, ल, व और सभी स्वर। महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण जो है ध्वनियाँ कहते हैं, जिसमें कौन कौन से जो बच गए, जो दूसरा, चौथा और साथ में जो जितने भी स है, मतलब पूरे तीनों स और है जो है महाप्राण में आ जाएंगे। अनुनासिक की बात करें, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे आ, ई, ओ, तो इसको ऐसे थोड़ा नाक से करके बोलते हैं, तो आप इस पे मत जाइए क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी जिन लोगों ने ली हुई होती है स्टार्टिंग से 11th में जब सब्जेक्ट चेंज करने की वो आता ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो उच्चारण स्थान वगैरह सारी चीज़ें सीखते हैं। अभी आप इंग्लिश के टीचर को देखो, वो कितने अच्छे से जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किसी भी जो आपकी स्पेलिंग होती है उसका, है ना, और हम कैसे करते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं इसको मतलब मैं समझा सकती हूँ आपको, पर बाकी ये जो बोलने का काम है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। मेरी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं, है ना, जो इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा थोड़ा इस पे बोलने में थोड़ा ऐसा है। बाकी मैंने समझा सारा दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को वो कर सकते हैं। अब तो आपको करना ही क्या है, बोलना सीखना ही क्यों है, आपको एग्ज़ाम ही पास करना है ना, बस आप सीधा रट्टा मारो, बात ख़त्म। बोलने में क्यों टाइम वेस्ट, मतलब बोल के देखने में क्यों टाइम वेस्ट करना है आपको। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया है। उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को जो है मान्यता दी गई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वाधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया। ये स्वरूप आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हिंदी को
लिखने का, हिंदी को बोलने का जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। किसी भी चीज़ को करने का एक फॉर्मेट होता है, हम उसी फॉर्मेट में करते हैं ना, वैसे ही हिंदी का ये फॉर्मेट है, हम इसी को यूज़ करते हैं और यही मान्य किया जाएगा। स्वर की बात करें तो ये आपके स्वर है ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर मात्राओं की बात करें तो यही मात्राएं मान्य होगी, कहीं आप कुछ और मात्राएं लगा दो वो मान्य नहीं होगी। अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार ऐसे ही लगाया जाएगा। विसर्ग की बात करें तो ऐसे ही लगाया जाएगा। अनुनासिकता चिन्ह की बात करें जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं वो ऐसे ही होगा। व्यंजन की बात करें तो ये सारे जैसे जैसे लिखे गए हैं वैसे ही मान्य होगा। कहीं आप है के बिंदी लगा दो और बोलो कि हाँ नहीं ये है, नहीं नहीं भाई, जो स्टैंडर्ड जो मानक इन्होंने बना दिया है ना वो ही मान्य होगा। जैसे अभी नहीं होता क्या कि हम पढ़ते ना कि चीनी जो है उसमें हम केजी में लाते हैं, मतलब चीनी को, और तेल जो है किस में, लीटर में लाते हैं ना, तो वो उनको मापने का एक स्टैंडर्ड मानक है जिसमें हम उसको तोलते हैं, है ना। तो ऐसे तो है नहीं कि चीनी को लीटर में कर दो और जो तेल है उसको केजी में तोल दो, है ना। तो वो वैसी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें श, त्र, ज्ञ और ये जो श्री वाला श है वो। हल चिन्ह की बात करें तो ये ऐसे ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आते हैं ग्रहित स्वर की, तो इसमें ग्रहित स्वर जो है जिस पे मतलब वो बिंदी है, चांद्रिक बिंदु की तरह ही है, बट वो बिंदी नहीं है इसमें। फिर ख, इसको भी अलग तरीके से बोलते हैं, इसको ख, ज, फ ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ना, थोड़ा सा जोर डालते हैं इस पर, है ना, फिर बोलते हैं, क्योंकि ये उर्दू में नहीं बोलते क्या, ऐसे करके। फिर बात करते हैं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। संयुक्त वर्ण की बात करें तो खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का जो है संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा जिसमें ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता। मतलब कहने का मतलब है कि ये न्यास है, इसमें ये न पूरा है, अब इसको हम बना कैसे रहे, तो पाई हटाए रहे ना, इसका जो न का वो जो डंडी है वो उठा के यूज़ कर रहे हैं। प्यास, डिब्बा, सप्पे, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, यक्षमा आदि, है ना। विभक्ति चिन्ह की बात करें तो हिंदी के जो विभक्ति चिन्ह है सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में जो आपकी प्रातिपदिक है से पृथक लिखे जाएं। जैसे राम ने राम को राम से, स्त्री ने स्त्री को स्त्री से। सर्वनाम शब्दों में चिन्ह जो है जो प्रातिपदिक के साथ मिलाकर के लिखे जाए, यानी कि उसने, उसको, उससे। कहने का मतलब है कि ये जो विभक्ति चिन्ह है ना राम ने, ये अलग करके लिखे गए हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ जो है एक इकट्ठा करके लिखे गए हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड है कि हम कैसे शब्दों को यूज़ करेंगे। जैसे कि सर्वनाम में आप इसको अलग करके उस, ने, फिर ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि देखिए उस और ने, ऐसे अजीब नहीं लग रहा क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, और क्योंकि यही स्टैंडर्ड जो आपका ये मानक है वो ही चला आ रहा है, तो हमें ये थोड़ा अजीब लगाना है इस तरीके से। फिर बात करते हैं कि सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर के दूसरा पृथक लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस और इसके साथ विभक्ति चिन्ह है के, तो हम जो है इसको मिला के लिखेंगे, और एक जो है लिए, उसके लिए, तो इस लिए को जो है हम अलग लिखेंगे। समझ गए। नेक्स्ट इसमें क्रियापद। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाए। जैसे कि पढ़ा करता है, पढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करता है, घूमता रहेगा आदि। यानी कि संयुक्त क्रियाएं मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं जब एक उस वाक्य में आ जाती हैं तो हम जो है उनको पृथक पृथक करके लिखते हैं। जैसे कि पढ़ा करता है, ये पढ़ना भी एक क्रिया है, करता है ये भी एक क्रिया है, ठीक है। फिर आते हैं संयोजक चिन्ह की, जो हाइफन जिसे हम बोलते हैं। हाइफन मतलब ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो संयोजक चिन्ह का विधान जो है अर्थ की स्पष्टता के लिए किया जाता है। जैसे कि हम द्वंद्व समास के बीच संयोजक जो चिन्ह है उसको रखा जाता है। जैसे कि दिन रात, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती, संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना आदि। सा जैसा आदि पूर्व संयोजक चिन्ह जो है रखा जाए। जैसे कि तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से, तीखे आदि जो है ये आपके पूर्व संयोजक चिन्ह है। फिर बात करते हैं तत्पुरुष समाज की। तो तत्पुरुष समास में जो है संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो।
अन्यथा नहीं किया जाए, जैसे कि भू तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व, संयोजक चिन्ह न लगाने पर भू तत्व लिखा जाए, जिसका अर्थ होता है भूत होने का भाव भी जो है लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए जो है इस हाइपन का हम यूज़ करते हैं, और जहाँ लग रहा है अर्थ का अनर्थ हो रहा है वहाँ यूज़ कर दो, ठीक है। सामान्यतः तत्पुरुष समाज में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे कि राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किंतु अ और न नख में यानी कि बिना नख का, अ और नति यानी कि नम्रता का भाव, अ और परस यानी कि जिसे किसी ने छुआ न हो आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनख, अनति, अपरस शब्द बन जाएंगे। अव्यय की बात करें तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक जो है लिखे जाए, आप, आपके साथ, यहाँ तक। अन्य नियम की बात करें तो अन्य नियम है इसमें, अंग्रेजी के जिन शब्दों में जो है विवृत आ की जो ध्वनि है या आ की ध्वनि का जो प्रयोग है वो विशुद्ध रूप से जो है हिंदी में, विशुद्ध रूप से जो हिंदी में जिस तरीके से किया जाता है, हिंदी में अभिष्ट होने का जो आ है, आ के ऊपर जो चंद्र है, अर्धचंद्र जिसे हम, उसमें वो बिंदी नहीं होती है, का प्रयोग किया जाए, जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, कोऑपरेटिव। उसमें हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम दो दो रूप में अभी चला रहे हैं, वैसे कि दोनों रूपों में एक सी मान्यता उनकी। गर्दन को गर्दन ऐसे भी लिख सकते हैं, गर्मी को गर्मी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ने का क्या ही फ़ायदा। अब भाई इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपकी शब्द शुद्धि नहीं आती है। मान लीजिए एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते ही हैं वो, है ना, तो उसमें अगर आपको ये वाली बर्फ़ दे दें, है ना, पूरी बर्फ़ दे दें और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है, वो इसको शुद्ध मान ले, और ये आधी वाली बर्फ़, मतलब आधी वाली भी दे दे बर्फ़, पूरी वाली भी बर्फ़ दे दे, है ना, तो ये जो है उसको ये बंदा शुद्ध ही मानेगा, क्योंकि ये खुद बोल रहा है यहाँ, और ये खुद इनकी एनसीईआरटी की खुद की बुक है जो ऑथेंटिक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करना, कौन कौन से शब्द है जो दोनों रूपों में, आधे और पूरे दोनों में जो है मान्य होते हैं। तो इसमें गर्दन, गर्मी आपकी, जो गर्मी, पूरी गर्मी, आधी गर्मी, बर्फ़, पूरी बर्फ़, आधी बर्फ़, बिल्कुल में ल जो है आधा और पूरा दोनों, सर्दी में र जो है पूरा और आधा, कुर्सी, फिर कुर्सी, भर्ती भर्ती, फुर्सत फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापस का वापस, आखिर का आखिर, ठीक है, बर्तन का बर्तन, दोबारा का दोबारा, दुकान का दुकान का दुकान, ठीक है। पूर्वकालिक प्रत्यय की बात करें तो पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर के लिखा जाए, जैसे कि खा पीकर, पढ़कर, सिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। पूर्ण विराम को छोड़कर के शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है, जैसे कि कोमा, फिर जो है आपका क्वेश्चन मार्क वाला, फिर आप जो वो उसमें नहीं होते क्या, इसको वो जो आश्रय वाले जो वाक्य जब बोलते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं वो। फिर आते हैं पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों, उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के ABCD या छोटे ABCD के स्थान पर सर्वत्र क ख ग का प्रयोग किया जाए। इसमें कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ का डिवाइडेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम बोले कि हम ये बोले कि इनको जो आपके वर्ण हैं उनको उच्चारण के स्थान पर हम दो भागों में बांटते हैं। तो आप जो दो काम में ले रहे हो ना, तो ये ABCD वाला दो नहीं ले सकते, जैसे कि A करके, मतलब A और B करके ऐसे हम दो भागों में किसी चीज़ को बांट रहे हैं, तो आप ये यूज़ नहीं करोगे। इनके स्थान पर क ख ग का प्रयोग किया जाए, या फिर जो है ए ब स द या ए आ ई का जो है मतलब क ख ग का प्रयोग किया जाए, ए ब स अथवा ए आ इत्यादि का नहीं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार आप जो है 1 2 3 या रोमन संख्या का जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान कि ये स्टैंडर्ड है, इसमें ये सिखाया जा रहा है कि ये मानक है कि हम कैसे जो है हिंदी को लिखेंगे, ठीक है। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप जो है 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 है, 12 है, 13 है। अब देखिए इसमें ये पूरी गिनती है, ठीक है, और इसको ध्यान से देख के जाना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो है मैंने पता नहीं कौन से किसी तो एग्ज़ाम में ना, ये जो गिनती है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये इतने से में क्वेश्चन बना था और इतना ख़तरनाक क्वेश्चन बना था ना, उसमें मैं खुद सोच में पड़ गई, क्योंकि हम ढूंढाड़ से है ना, तो हमारी मतलब गिनती अलग ही है। हम तो शुद्ध तो कभी स्कूलों में बोलना सीखे ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो सिखाते ही मतलब अलग ही है। हमारी तो आप सुन लोगे ना गिनती, तो आधे तो लोग कुछ तो ये बोलेंगे ना, आप गलत बोल रहे हो, ये समझोगे ही नहीं, है ना, कुछ चीज़ें तो इसलिए है जो गिनती है वो यहाँ दी गई है वही मान्य होगी, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं बता रही हूँ बट आप इसको थोड़ा ध्यान देना, कहाँ कहाँ देने की ज़रूरत है वो मैं बता देती हूँ। 11, 12, 13, 14 है, ये ऐसे ही बोलते हैं। 15 को भी 15, 16, 17 को भी 17 है, 18 है। अब देखिए एक शब्द शुद्धि में भी ये पूछा जा सकता है, तो इसको मतलब ऐसे ही नहीं कि बोलने के हिसाब से ही आप लो, इसको जो है ना शब्द शुद्धि के हिसाब से भी आप ले सकते हो ना। 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24। अब 24 को हम 24 नहीं बोलते, 24 बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया है, हमारे टीचर्स यही सिखाते थे। हम 24 कभी बोले ही नहीं, 24 बोलते थे, 24 भी नहीं, 24, है ना। फिर 25, फिर 26, 27, 28, 29, फिर 30, फिर 31 ऐसे बोलते हैं ना, हम 31 बोलते हैं, हम 31 बोलते हैं, ये 31 है ना। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब देखिए इसमें 39 दिया गया ना, हम क्या बोलते हैं, 39, है ना, ये भाई 39 होता है, और हम यही बोलते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। हम थोड़े ढूंढाड़ वाले हो गए ना, तो हमारे यहाँ यही चलता है। तो ये शुद्ध हिंदी है जिसे आपको सीखना है। 39, 40, फिर 41, फिर 42 और ये 43। ये यहाँ तो हम हद ही कर देते हैं, हम 43 को कभी 43 नहीं पढ़ते भाई, हम पढ़ते हैं 43। 43 को 43 नहीं पढ़ते भाई, हम 43 पढ़ते हैं। 44 को हम 44 पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं 44। 45 को तो 45 ही पढ़ते, 46 को 46 ही पढ़ते हैं, 47 को 47, 48 को 48, 49 को, अब यहाँ 49 दिया गया, हम क्या पढ़ते हैं, 49 को 49, 50, 51, 52, 53। हम 53 को कभी 53 नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं 53। 53 को 53 पढ़ते ही नहीं, हम 53 पढ़ते। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। हम 63 को 63 नहीं पढ़ते, 63 पढ़ते हैं। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब ये 79 है ना, 79 को हम 79 नहीं पढ़ते, 79 पढ़ते हैं हम। तो ये आप 79 पढ़ना है इसको, 79, 80, 81, 82, 83। अब हम देखिए मेरे बोलने में आ रहा है 83, हम 83 को हम 83 पढ़ते हैं। 84 को 84 पढ़ते, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। अब 96 को हम 96 नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं 96, 96, 97, 98, 99, 100। देखिए पूरी हिंदी की गिनती यहाँ दी गई है, तो आप लोग इस चीज़ को तो पढ़ के जाइए। और ये आपके यहाँ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, ठीक है, तो फिर कर दीजिए आंसर। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो वीडियो यहीं तक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूरा करवाऊंगी। हिंदी मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, और स्पेशली जो है मैं आपको पढ़ा भी मतलब सकती हूँ पूरा अच्छे से। ये बुक तो आराम से करवा दूँगी मैं, और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए। अगर आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, किसी टीचर से भी
बट इस बुक को ज़रूर पढ़ के जाना। मैं ये चीज़ मैं खुद सजेस्ट कर रही हूँ। जब आप इस बुक को इतना पढ़ लोगे ना, इतनी बार रिवाइज़ कर लोगे ना, जब 3-4-5 बार इस बुक को जस्ट ऐसे थोड़ा सा ढंग से भी पढ़ लोगे ना, तो ये इतनी हैबिट में आ जाएगी ना कि मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, आप 2.5 घंटे में जो है पूरी बुक याद कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।